हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग कोडेड बेस्ड सेटिंग एल्जेब्रा करेंगे और लॉजिकल रीजनिंग के दो क्वेश्चन है उनको करेंगे और एक न्यू पैटर्न बेस्ड पे जो आपके रो के ऊपर आते हैं ना, रो के ऊपर स्टेप 1 स्टेप 2 दिए होते हैं और रो के रिजल्टेंट निकालने होते हैं, उस टाइप के 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देगा। चलिए, क्या कहता है कि 8 फॉरेनर्स ABCDEFGH आर सीटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, दे ऑल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज लाइक भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, उर्दू, तमिल, बंगाली एंड पंजाबी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको इनका यूज करना है। x#y पावर मीन्स जो फर्स्ट पर्सन है वो बिटवीन में है, एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बोला, यहाँ पे बोला है कि बिटवीन में है। y एंड द पर्सन हु स्पीक्स तमिल, तो यहाँ पे बोला गया सच दैट y, x एंड द पर्सन स्पीकिंग तमिल आर एडजेसेंट टू ईच अदर। यहाँ पे देखो हर एक ही चीज बोल दी गई है। अब ये यहाँ पे डाउट आता है स्टूडेंट्स को, सर बिटवीन और एग्जैक्टली बिटवीन में क्या है। तो मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखिए, x इज एग्जैक्टली बिटवीन y एंड द वन हु स्पीक्स तमिल। इसका मतलब ये होगा कि x ये है, एक का गैप दिया y आया और x एक का गैप दिया तमिल ये रहा, तो ये एग्जैक्टली बिटवीन है। ये केस बना। अगर एक और केस बनाना चाहे तो हम एक केस एक ये भी बना सकते हैं, 2 का गैप देंगे x देंगे, 2 का गैप देंगे तमिल, एक ये भी होगा और एक गैप बढ़ता चला जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये भी तो पॉसिबल है। अब ये गैप बढ़ता चला जाएगा, 2 3, ये एग्जैक्टली बिटवीन के पॉसिबल केसेस होते हैं। अगर बोला है सिर्फ बिटवीन, तो हमेशा याद रखना ऐसे केस में x, y और तमिल ये तीनों एक साथ आएंगे, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। हाँ, ये y और ये तमिल एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन। ठीक है ना, ये बात कही गई है। और उसके बाद 2 इंस्ट्रक्शन दिए कि @ लगा है, तो इसका मतलब क्या कि एट फर्स्ट प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये x और y एडजेसेंट में नहीं है और x और y मतलब हुआ एडजेसेंट में है। बस चलो, अब यहाँ पे 8 पर्सन्स की बात बोली गई थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 8। कहता क्या है कि ई स्पीक्स पंजाबी एंड सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, पर यहाँ पे इस स्टेटमेंट तो ये दिए हुए हैं, हमें नहीं मालूम अभी, तो इसको तुम चाहो इतना तुम इस सिंबॉलिक नोटेशन में लिख लोगे पहले। ठीक है, फिर बाद में इस पे आ जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि @f, जैसे ये पढ़ा मैंने, मतलब f जो है मेरा राइट एंड के कॉर्नर पे चला जाएगा और f से मेरा जो e है वो कहाँ पे बोला गया है, ई स्पीक्स सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो 1 2 3 करके ई मेरा ये हो जाएगा। और ई कौन सी स्पीक करता है, पंजाबी। कहता क्या, CG पर्सन आर स्पीकिंग भोजपुरी एंड नॉट सिटिंग एडजेसेंट एट, ओके, आर नॉट सिटिंग एट द एंड, मतलब CG और भोजपुरी हमारे एंड पे नहीं आने चाहिए। और C और G के बारे में क्या बोला, C इज बिटवीन G एंड भोजपुरी, और इन तीनों से कोई भी मेरा क्या एंड पे नहीं आना चाहिए। जी और भोजपुरी इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि ई और डी के बारे में बोला गया है परसेंट, मतलब ये दोनों एक्सचेंज वो बगल में नहीं होंगे, जी और ई एक दूसरे के बगल में नहीं होंगे, एच और डी आपके एक दूसरे बगल में होंगे। संस्कृत और तमिल एक दूसरे के एडजेसेंट और संस्कृत और उर्दू एक दूसरे के एडजेसेंट में, और उर्दू और पंजाबी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है। अच्छा, इन दोनों को अगर, इन 2 स्टेटमेंट को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास यही तो आएगा कि संस्कृत को जो है मिडिल में रखना है, तमिल और उर्दू किनारे किनारे हो जाएंगे और ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशन। और उर्दू के बारे में ये बोला गया है कि उर्दू और पंजाबी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है, ये बात बोली गई है, ये दोनों बातें बोली गई हैं। अब समझो यहाँ पे कि क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते थे, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिखता हूँ। FE आपका तो हो गया। अच्छा, बोला क्या था कि A इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, मतलब A कन्फर्म यहाँ हो जाएगा और A स्पीक्स हिंदी, तो A स्पीक्स हिंदी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और कुछ बातें बोली गई है नहीं, और कोई बातें बोली गई नहीं। तो अगर मैं देखा जाए, मैं C को और G और भोजपुरी एक साथ लिखना है तो C यहाँ लिख दूंगा, तो G या भोजपुरी इस तरफ नहीं लिख पाऊंगा तो C मेरा इस तरफ नहीं आएगा, C मेरा यहाँ आ जाएगा। अगर C मैंने यहाँ लिखा तो ना तो मेरा G यहाँ आएगा, ना तो मेरा भोजपुरी इस तरफ आएगा, तो मेरा C भी यहाँ से रूल्ड आउट हो गया। अगर मैं C यहाँ लिखूँगा तो मेरा C नहीं लिख पाऊंगा। अगर मैंने C यहाँ लिखा तो हाँ, मैं ऐसा करूँगा कि सर G यहाँ लिख दूंगा, भोजपुरी यहाँ लिख दूंगा, पर भोजपुरी मेरा कॉर्नर पे आएगा नहीं, साफ साफ बता रखा है। तो इसका मतलब कि मेरा C जो है किधर जाएगा, इस जगह जाएगा। अब जैसे ही मुझे पता चला C यहाँ जाएगा तो मैंने देखा चलो ठीक है, C यहाँ लिख देंगे। G
यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि जी और ई एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है, यहाँ पे ये बात बोली गई है। तो मैं क्या करूँगा, जी को यहाँ लिख दूँगा। और ये कौन सा हो जाएगा, भोजपुरी, भोजपुरी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मिलने देखने को मिली, एच और डी एक दूसरे के एडजेसेंट में लिखना है, और डी जो है मेरा ई के एडजेसेंट में नहीं है, तो डी यहाँ नहीं होकर डी मेरा यहाँ हो जाएगा, एच मेरा यहाँ हो जाएगा, बी मेरा ये हो जाएगा। पर्सन तो एडजस्ट हो गए, भाषा को करना है। भाषा में ये सब में आया कि तमिल, संस्कृत, उर्दू। मुझे पता है कि अब यही तीनों जगह बचती है। उर्दू मेरा कॉर्नर पर चला जाएगा क्योंकि उर्दू मेरा पंजाबी के बगल में होगा नहीं इस लाइन के मुताबिक, तो उर्दू, और ये हो जाएगा मेरा संस्कृत, और ये हो जाएगी मेरी तमिल। अच्छा, यहाँ पे कौन सी भाषा आएगी, अच्छा सिर्फ बंगाली नहीं हो सकती, तो कंफर्म है कि जी बंगाली हो जाएगी, मराठी ये हो जाएगी। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का था। क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स बंगाली, बंगाली कौन स्पीक कर रहा है, जी स्पीक कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। हु सिटिंग सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सेकंड प्लेस पे कौन है, फर्स्ट सेकंड प्लेस पे तो डी है, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 1 पर्सन है, देखो ना, सी और ई के बीच में 1 पर्सन, दैट इज बी, दैट इज बी, 1 पर्सन। विच लैंग्वेज डज एच स्पीक्स, एच कौन सी भाषा बोलता है, एच बोलता है, देखो ना ऊपर, एच तमिल बोलता है, तो यहाँ पे आ गया तमिल ऑप्शन। अब हम कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर जाते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन में देखो क्या बातें बोली गई हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कोर्स ऑफ एक्शन। अ कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी अ टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट। एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है कोर्स ऑफ एक्शन जिसके इम्प्रूवमेंट के लिए या फॉलोअप के लिए हम वो एक्शन लेते हैं। अच्छा, या फिर इन रिगार्ड्स विथ प्रॉब्लम हुई या फिर पॉलिसी हुई, कंसिडरिंग द इंफॉर्मेशन गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, डिसाइड द विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलोज। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहता है, तो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर किसी पॉलिसी के ऊपर हमें कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन लेने का क्या है सीन देखते हैं। द फ्लडिंग ऑफ अ रिवर व्यू लेड क्रम्पलिंग ऑफ द ब्रिज दैट कॉजेस 4 कैजुअलिटी। समझे, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये हुई कि फ्लड आया, फ्लड आया, उसके बाद किस पे इफेक्ट पड़ा, ब्रिज पे इफेक्ट पड़ा, जिसके कारण 4 कैजुअलिटीज़ हो गई। तो जो सवाल उठेगा, जो भी बात होगी, क्वेश्चनिंग होगी, मुद्दा उठेगा, तो 2 लोगों के ऊपर उठेगा। एक जो ब्रिज का ठेका लिए थे, मतलब जो मटेरियल यूज़ किए गए एंड ऑल, उनके ऊपर बात आएगी। दूसरी बात किस पे आएगी, भाई फ्लड आई है तो ये डिज़ास्टर आया है, एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सरकार का भी इसमें रोल है। तो यहाँ पे पहला कोर्स ऑफ एक्शन कहता है द लोकल गवर्नमेंट ऑफ द विलेज शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइंड द सब्स्टिट्यूट रोडवे फॉर द टाइम बीइंग के लिए। नहीं नहीं, ये नहीं है। सवाल किस पे उठेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन किस पे होंगे, वो किस पे होंगे। यहाँ पे सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बात कीजिए तो ये तो बिल्कुल नहीं। द कंस्ट्रक्शन मैनेजर ऑफ द ब्रिज, बिल्कुल, एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ द अथॉरिटी शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, ये बिल्कुल करेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। यहाँ पे दोनों लोगों पे मुद्दा उठेगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ओनली 2। ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजर्शन की बात कर ले। यहाँ पे क्या कहता है स्टेटमेंट, अमंग द पीपल विजिटिंग अम्यूजमेंट पार्क, उन सभी लोगों में से जो पार्क अम्यूजमेंट पार्क विजिट कर रहे हैं, उनमें से किड्स अंडर द एज ऑफ 7 वर प्रिक्लूडेड फ्रॉम द सिक्योरिटी चेक, मतलब उनका सिक्योरिटी चेक नहीं होगा, वो जा सकते हैं। However, it was a mandatory, अनिवार्य है for all elders visitor to enter only after the security verification, और सभी elders को अनिवार्य है एंट्री के लिए अपना सिक्योरिटी चेकअप कराना। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप सबको क्लियर है। बात क्या कहती है, Which of the following assertion can definitely be drawn from the, अब बहुत ईजी है, देखो, no visitor could enter the amusement park, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं बोली गई है, ऐसी बात बोली नहीं गई है, बिल्कुल भी ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि नो विजिटर्स कुड एंटर द अम्यूजमेंट पार्क विदाउट सिक्योरिटी चेकअप, ऐसा नहीं बोला गया। द किड्स अंडर द 7 वर नॉट अलाउड टू एंटर, ऐसा नहीं है, उनको अलाउड है विदाउट सिक्योरिटी चेकअप। नो विजिटर्स विद किड्स अंडर द एज ऑफ 7 वर अलाउड इन द पार्क, ऐसा भी नहीं बोला गया है, सारे विजिटर्स जाएंगे एक्सेप्ट अंडर द एज ऑफ 7 किड्स they were allowed to go into the that amusement park without security checkup, बट जितने भी एल्डर्स हैं उनको मैंडेटरी है, ऐसा बोला गया। ऑल द विजिटर्स विद किड्स अंडर द एज ऑफ 17 वर अलाउड, नहीं, ऐसा भी नहीं है।
एक्सेप्ट फॉर द किड्स अंडर द एज ऑफ 7 ऑल विजिटर हैड अंडर, ये बिल्कुल मेरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल जो बातें बोली गई है स्टेटमेंट में वो यहाँ पे बाकी बोली गई है, ठीक है ना, बाकी की तो बात दिखेंगे आगे में। चलो क्या बोला है, अब आ जाते हैं हम अपने अल्फा न्यूमेरिक वाले उस पर, जिसमें हम टेबल का सम निकालते हैं, वो रो का सम निकालते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता गया है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 बोला गया है। यहाँ पे सारे स्टेप्स हमें देखने कि कौन सा स्टेप हमें अप्लाई करके हमें आंसर निकालना है। अब हमें यहाँ पे निकालना है सम ऑफ टू रो, मतलब इसका कुछ सम निकलेगा और इसका कुछ सम निकलेगा, उसके बाद इन दोनों का सम करना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर है, ऑड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मेरा ये तो फॉलो नहीं करेगा, ये तो है ही नहीं। ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ देन द रिजल्टेंट विद एडिशन ऑफ बोथ। तो मैंने क्या किया 7 + 5 12 कर दिया, 12 और 2 आया। अब इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट विल बी द डिवीजन ऑफ फर्स्ट नंबर बाय द सेकेंड। तो यहाँ पे 12 को डिवाइड कर देंगे सेकेंड नंबर से, क्योंकि फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर ये, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा, मतलब इस रो का जो भी आउटपुट होगा 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे देखें इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट विल बी द डिवीजन ऑफ फर्स्ट। तो डायरेक्ट स्टेप नंबर 6 लग जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 18 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 और 7, तो ये फर्स्ट नंबर हुआ सेकेंड नंबर हुआ, है ना। अब फॉलोड ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ऑड नंबर फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इफ ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रिजल्टेंट विद एडिशन ऑफ बोथ। तो 7 + 3 कर देंगे तो मेरे पास जो सम आएगा वो 10 है। अब इन दोनों का सम कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कहता है द रिजल्टेंट ऑफ द टू रो इज 32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एक बात बताओ मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से इस रो का तो रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ ना। इस रो का रिजल्टेंट मैंने y मान लिया सपोज सम, तो मैंने कहा y प्लस बॉक्स इक्वल्स टू 32। अब इस बॉक्स में वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे एडिशन ऑफ बोथ दैट इज 11 + 7 18, 18 और 5 मतलब इवन नंबर फॉलोड बाय नॉन प्राइम प्राइम नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड प्राइम नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ, मतलब इनको सम कर देंगे। तो 18 + 5 मेरे पास आता है 23। तो इस जो बॉक्स में वैल्यू आएगी, इस बॉक्स में जो सम आया वो मेरे पास 23 आया, तो मैं 23 यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि y और 32 में से 23 हटा देंगे तो मेरे पास आएगा 9। तो मतलब जो सेकंड रो का y की वैल्यू है वो 9 है। अब मेरे पास इतना मालूम है कि 8 और 2 इवन नंबर फॉलोड बाय आपका इवन नंबर है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर फॉलोड बाय सेकंड नंबर होगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा दैट इज 4। तो 4x और जो सम आना चाहिए वो 9 आना चाहिए। अगर हम अब हम ऑप्शंस क्यों देखें, तो अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 लेंगे तो इवन नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, तो एडिशन हो जाएगा 4 + 3 7 होना चाहिए, मतलब मेरा टोटल सम 7 आना चाहिए, बल्कि 9 है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर 5। अगर ऑप्शन नंबर 5 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 5 लिखते हैं तो इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर विच इज अ प्राइम नंबर, देन एडिशन ऑफ 5 + 4 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो बिल्कुल मेरा यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो की बात बोली गई है। तो यहाँ पे तो अब आप इसका एक सम निकालोगे, कुछ आएगा इसका सम निकालोगे, कुछ इन दोनों का डिफरेंस लोगे। अब इनमें से बताओ मेरा आंसर, तो कमेंट करके मुझे बताना कि यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या आता है, ठीक है ना। चलो आई होप सेशन में आपको मज़ा आया होगा। आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। कोई भी डाउट होता है तो आज के सेशन में तो आप मुझसे मेल के माध्यम पे या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।